गुड मॉर्निंग। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में हम लोग इसके पहले डिस्कस कर रहे थे। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए प्राप्त हुआ था उसका स्क्वायर यदि कर दें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक टर्म डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट को रिप्रेजेंट करता है, एक टर्म इंटरफेरेंस पैटर्न में आने वाले मिनिमा मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है और इन सब का रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी प्राप्त होगी डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, तो वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं उन्हीं को फिर से ज़रा सा याद दिलाना चाहूँगा आपको। ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज़ बीन प्लॉटेड अगेंस्ट अल्फ़ा की वैल्यू मैंने बताया आपको, याद होगा, पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। अल्फ़ा के अगेंस्ट जब प्लॉट करते हैं तो 0 पर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 जो थीटा इज इक्वल टू 0 के भी बराबर होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमम अकर करता है और प्रिंसिपल मैक्सिमम का एक्सटेंशन माइनस पाई टू प्लस पाई होता है। टोटल विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम is 2 pi. The first minima occurs at plus pi, alpha is equal to plus pi and alpha is equal to minus 2 pi. The second minima comes at alpha is equal to plus minus 2 pi, plus minus 3 pi and so on so forth. और पहले मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच में हमको सेकेंडरी मैक्सिमा प्राप्त होता है। तो पाई और 2 पाई के बीच में अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर प्लस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 3 पाई बाई 2 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा प्राप्त होता है। 2 पाई और 3 पाई अल्फ़ा के वैल्यूज़ के बीच में हमें सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन बोथ द साइड्स प्राप्त होता है। ये भी आप लोगों को याद ही होगा कि इंटेंसिटी बड़ी तेज़ी से घटती जाती है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी 22 गुनी कम हो जाती है, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगभग 61 गुना कम हो जाती है और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी 120 गुने के करीब कम हो जाती है। और इस तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा और फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा तक जाते जाते इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज प्लॉटेड अगेंस्ट अल्फा। देन देयर इज अनदर टर्म cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर बीटा हैज़ बीन प्लॉटेड अगेंस्ट बीटा। दिस cos स्क्वायर बीटा एक्चुअली गिव्स अस द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न consisting of maxima at beta is equal to 0, minima at beta is equal to pi by 2, maxima at beta is equal to pi and minus pi, again minima at 3 pi by 2 and minus 3 pi by 2. So we get the maxima, minima. So this is the bright dark fringes are obtained due to the second term appearing in the intensity expression of the double slit diffraction pattern. तो cos स्क्वायर बीटा को हमने प्लॉट कर रखा है बीटा के अगेंस्ट। आपको ध्यान होगा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई ई प्लस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा, और बीटा की इन वैल्यूज़ के करेस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त होता हुआ चला जाता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड देयर इज नॉट ओनली वन स्लिट, देयर आर 2 slits. So 2 diffraction pattern due to each slit, 1 interference pattern due to double slit, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के करेस्पॉन्डिंग, और फिर इनका एक मॉडरेटेड रूप हमें प्राप्त होता है। तो उसको हमने यहाँ प्लॉट कर रखा है। The resultant intensity in the case of double slit diffraction pattern is 4a square
साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई कास स्क्वायर बीटा। और इस प्रिंसिपल मैक्सिमम का जो इन्वेलप आता है, इसके अंदर ही इंटरफेरेंस के ब्राइट डार्क मैक्सिमा मिनिमा एडजस्टेड होते हैं। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है। अब एक कर्व आपने अल्फ़ा के अगेंस्ट प्लॉट कर रखा है, एक कर्व को आपने बीटा के अगेंस्ट प्लॉट कर रखा है, तो दोनों को एक दूसरे में कैसे मर्ज किया जाए। तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है थीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। द वैल्यू फॉर थीटा करस्पॉन्डिंगली कैन बी डिटर्मिन्ड। बीटा की वैल्यू है पाई ई प्लस डी साइन थीटा बाई लैम्डा। सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बीटा आल्सो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी obtained. So resultant intensity obtained in the case of double slit diffraction can be plotted against theta. Now at theta is equal to 0, there is a principal maximum of the diffraction pattern, and at theta is equal to 0 also the interference maxima does exist corresponding to n is equal to 0. कंडीशन आपको याद होगा, मिनिमा आकर करने के लिए ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, और इंटरफेरेंस का मैक्सिमा आने के लिए, डिफ्रैक्शन के लिए मिनिमा की कंडीशन है। इंटरफेरेंस के लिए है ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। इसके बारे में अभी हम विचार करेंगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये इंटरफेरेंस मैक्सिमम है, यह थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और यहीं थीटा इज इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल मैक्सिमम फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न डज अराइज। तो एन इज इक्वल टू 0 करेस्पॉन्डिंग, फिर एन इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमम। अब आप देखेंगे बीच का ये पोर्शन गायब हो गया, इसको डॉटेड कर्व हमने शो किया है इसलिए कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, द डिफ्रैक्शन and the interference, they are multiplied together. So if one is 0, the total intensity will become equal to 0. So actually we get the solid curve, and this is the interference pattern corresponding to n is equal to 1. इसकी वैल्यू आप जानते हो, इंटरफेरेंस पैटर्न की सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है, लेकिन यहाँ सबकी बराबर नहीं होगी। इट विल बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द इनवेलप ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो देखो, इस प्रिंसिपल मैक्सिमम में कुल इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो अपीयर कर रही है, एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू -1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू -2. सो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 इंटरफेरेंस मैक्सिमा इनसाइड द इनवेलप ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। फिर यहाँ पर मिनिमा आता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, और यदि यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न का फिर आता हो अगला एन इज इक्वल टू 3, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 0, दैट विल बी एब्सेंट। इन द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम में फिर एक इंटरफेरेंस मैक्सिमा और एक इंटरफेरेंस मैक्सिमा, चूँकि दो यहाँ एन इज इक्वल टू 0 तो एक ही बार आएगा, और एन इज इक्वल टू +-1 है, एन इज इक्वल टू +-2 है, तो ऐसे ही एन इज इक्वल टू 0 के बाद 2 आया हुआ है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो विल बी गेटिंग 2 मैक्सिमा करेस्पॉन्डिंग टू इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन दिस envelope of the first secondary maxima. 2 interference pattern bright fringes are there in the second secondary maxima, and so on and so forth. And similarly we get the 2 interference maxima in the left hand side in the first secondary maxima envelope, and 2 interference maxima are also present in the second secondary maxima curve, and so on and so forth. तो ऐसा जैसे मैंने कहा जहाँ पर ये मिनिमा आकर करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, यदि यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज यदि अपीयर करता है तो दोनों का प्रोडक्ट है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं मिस करेगा, गायब हो जाएगा, विल नॉट अपीयर। सो इसको हम कहते हैं मिसिंग ऑर्डर। So if there is any missing order which are actually not visible in the case of the
डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर कंडीशन हम देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन होती है। एंड द कंडीशंस आर हियर E प्लस डी साइन थीटा I represents the interference, the angle of location of the interference maxima, और इसके लिए कंडीशन हम जान चुके हैं। E प्लस दैट विल बी डिसाइडेड बाय बीटा, सो E प्लस डी साइन थीटा I इट इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and so on so forth. Further, the direction of diffraction minima is given by E sin theta d प्लस माइनस m लैम्डा। डिफ्रैक्शन में आप जानते हो कि m की वैल्यू 0 नहीं होती है, अल्फा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है, तो m इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो मैं ध्यान दिला दूँ, दिस इज द कंडीशन फॉर गेटिंग ए ब्राइट फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and so on so forth. This is the condition for getting minima in the diffraction pattern, and m की वैल्यू 1, 2, 3 होती है। एक चीज़ और, थीटा I is the location of the interference maximum bright fringe, थीटा D is the location of the minima of the diffraction pattern। ठीक, यदि दोनों एक ही जगह लोकेटेड हों, दैट इज थीटा I इज इक्वल टू थीटा D, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का से डिवाइड कर दिया जाए, भाग दिया जाए, कीपिंग दैट बोथ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस की ब्राइट फ्रिंज इज़ लोकेटेड एट द लोकेशन ऑफ मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो थीटा I की वैल्यू थीटा D के बराबर होगी। और यदि हम डिवाइड करें तो विल बी गेटिंग E प्लस डी डिवाइडेड बाई E साइन थीटा I साइन थीटा D will cancel, theta I is equal to theta D. They are located at the same position and this is equal to lambda will cancel, n by m will be getting. इसका मतलब n is equal to E प्लस डी बाई E इंटू m। तो m के वैल्यूज़ के लिए m is equal to 1 है, तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। और n है इंटरफेरेंस का ब्राइट फ्रिंज, द मैक्सिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, और m के उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न का ब्राइट फ्रिंज जो n की वैल्यू आती है, दैट विल बी मिसिंग करस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि कौन से गायब होंगे। इफ़ E is equal to D, the width of the slit is equal to the width of the opaque portion, यदि ऐसा है तो इस इक्वेशन से E is equal to D, it is 2 by E, E will cancel, n is equal to 2m, so we will be getting a condition n is equal to 2m। m की एक के लिए मिनिमा जहाँ आएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वहाँ n is equal to 2 गायब होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए n इज इक्वल टू 4 गायब होगा, m इज इक्वल टू 3 के लिए n इज इक्वल टू 6 गायब होगा। सो फार द वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 1, 2, 3, द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, द सेकेंड मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, द लोकेशन ऑफ द थर्ड मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न पे ब्राइट फ्रिंजेज इंटरफेरेंस की जो आएंगी, दूसरी, चौथी, छठवीं, दैट विल बी मिसिंग, and that's why it is said to be the missing order, and this is being E plus D by E, it is equal to n by m is the condition for missing order। कौन से ऑर्डर नहीं दिखेंगे। ऐसे ही मान लो if D की वैल्यू 2E के बराबर हो, एक इस इक्वेशन में रखें D इज इक्वल टू 2E, तो n बाई m विल बी इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3m, यह कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। और n इज इक्वल टू 3m प्राप्त हो गया, तो m इज इक्वल टू 1 के लिए तीसरी इंटरफेरेंस का ब्राइट फ्रिंज, m इज इक्वल टू 2 के लिए 2, 3, 6 छठवीं इंटरफेरेंस का ब्राइट फ्रिंज, ये मिस करेगा, विल नॉट अपीयर, विल बी मिसिंग फ्रॉम द डिफ्रैक्शन पैटर्न रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम।
तो m इज इक्वल टू 1 पहले मिनिमा की पोजीशन पे डिफ्रैक्शन के, n इज इक्वल टू 3 लाई करेगा, दैट विल बी एब्सेंट ऑफ द इंटरफेरेंस। दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा के लिए छठवां इंटरफेरेंस का ब्राइट फ्रिंज लाई करेगा, दैट विल बी मिसिंग, दैट विल बी एब्सेंट। और तीसरे के करस्पॉन्डिंग ये नवा एब्सेंट होगा, दिस विल बी द कंडीशन। सो इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा लाई करेगा वहाँ वहाँ यदि इंटरफेरेंस पैटर्न का कोई मैक्सिमा लाई करता है और करेगा तो वह इस कंडीशन के अनुसार वह एब्सेंट हो जाएगा, तो वह मिस करेगा, दैट विल नॉट कम इनटू अपीयरेंस इन द रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न, और इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ द मिसिंग आर्डर। तो जो हमने आपको ए कंडीशन ऑफ द मिसिंग आर्डर ये है E प्लस डी इज इक्वल टू ई एन बाई एम। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 0 इज लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा आता है, और वहीं पर n इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। फिर n इज इक्वल टू 1 की प्राप्त होती है, n इज इक्वल टू -1 की प्राप्त होती है, n इज इक्वल टू 2 की प्राप्त होती है, n इज इक्वल टू -2 की प्राप्त होती है। ये m इज इक्वल टू 1 है और इसके करेस्पॉन्डिंग तीसरा विल बी एब्सेंट, सो थर्ड विल बी मिसिंग। ये इसके करेस्पॉन्डिंग कंडीशन आ गई जो आपने कंसीडर किया है। ये इफ़ d इज इक्वल टू 2e, n इज इक्वल टू 3m, तो तीसरा, छठवां, नवां ये एब्सेंट होगा। तो देखिए ये जो फिगर आपके रिजल्टेंट खींची हुई है ये ऐसी है कि जिसमें d की वैल्यू 2e के बराबर है। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू +-1, n इज इक्वल टू +-2 वी आर गेटिंग, n इज इक्वल टू +-3 इज एब्सेंट। फिर दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू -5, दे आर appearing, and for m is equal to 2 the second minima n is equal to 6 is absent। इसमें कंडीशन आ गई n is equal to 6। सो तीसरा, छठवां, यहाँ देखो सातवां आठवां आया है, 9th विल बी एब्सेंट, सो थर्ड, 6th, 9th आर मिसिंग। दिस इज n इज इक्वल टू 0 नंबर आपसे कहा जाए इसको करने के लिए ऑन द राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू 0, या दोनों को टोटलिटी में कहें तो ज़्यादा समझ में आएगा। n इज इक्वल टू +-1, n इज इक्वल टू +-2, n इज इक्वल टू +-3 आर मिसिंग, n इज इक्वल टू +-4, n इज इक्वल टू +-5 एंड n इज इक्वल टू +-6 दे आर मिसिंग। देन n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, 2 bright fringes on the right hand side, n is equal to 9th is missing, so 3rd, 6th, 9th are missing, and this is corresponding to n is equal to -7, n is equal to -8। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा अपीयरिंग इन द प्रिंसिपल इनवेलप, प्रिंसिपल मैक्सिमम इनवेलप कितने आएंगे, तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5। So n is equal to 0 is common, so its number will be either 1 or it will be 3 or it will be 5, it can be 7, it can be 9 and so on so forth। if there is 7 तो 3 इधर 3 इधर, 1 ये 7 हो जाएगा। तो यदि 3 इधर आ रहा है तो फिर पहले सेकेंडरी मैक्सिमा में 3 ब्राइट फ्रिंज आएगी, इसमें भी 3 ब्राइट फ्रिंज आएगी, इधर भी 1, 2, 3 आएगा। टोटल संख्या यदि 7 है तो इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, और बीच में फिर जहाँ जहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा है वह इंटरफेरेंस का मैक्सिमा जो आएगा, ब्राइट फ्रिंज आएगा, दैट विल बी मिसिंग, एंड द कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू द मिसिंग ऑर्डर इज
E plus D divided by E is equal to n by m. N is an integral value having n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 gives the condition for appearance of the bright interference fringes. M is the integral value having the value 1, 2, 3, and 4 and so on and so forth, giving the occurrence of the minima of the diffraction pattern. E is the width of the single slit, E slit in the double slit diffraction pattern, and D is the distance between them. D is the distance of the opaque portion. So this is all for today, and using this very condition, E plus D by E is equal to n by m, we can have an idea about the missing pattern, and missing pattern is obviously shown in this resultant इंटेंसिटी कर्व. सो किताबों में देखिएगा थोड़ा सा ये फिगर गलत ढंग से खींचा है. यदि n इज इक्वल टू 0 के इधर यदि 2 है तो फिर इसमें 2 ही आएगा, इसमें भी 2 ही आएगा, या जितने सेकेंडरी मैक्सिमा आएंगे सब में 2 ही आएगा. इधर यदि 2 है तो बाईं तरफ भी 2 ही होगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2. यदि इधर n इज इक्वल टू 0 के अतिरिक्त n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 सब आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन है, तो 3 यदि इधर है तो 3 इसमें आएगा, 3 इधर आएगा. n इज इक्वल टू 0 कॉमन है, कुल 7 बनेंगे, तो 3 इधर की तरफ, 3 इस सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट में, 3 सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा में, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दिस इज द वे वी कैन हैव ए diagrammatic representation of the diffraction pattern of the second slit diffraction experiment. So this is all for today. Thank you very much.